हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैक इट वॉरियर पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, मैं क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज़ ला चुका हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी कई सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स कवर कर चुका हूं। और ये लेक्चर नंबर फोर्थ होने वाला है हिस्ट्री का। चैप्टर नेम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर नंबर 4। इसमें हमें 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या कभी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज कैसे कैसे डेवलप हुई इंडिया में या फिर यूरोप में, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हार्ड हैंड लेबर्स एंड लाइफ ऑफ वर्कर्स। चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। एंड नेक्स्ट और लास्ट पढ़ना है हमें मार्केट्स ऑफ गुड्स। तो इस तरह से हम इसे 5 पॉइंट में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आइए एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक सबसे पहले 2 पेंटिंग से इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है, आप बुक में देखेंगे। तो इस पेंटिंग को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे कहते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी, और इसे पब्लिश किया था E.T. पाउल ने इन 1900, विच सिग्निफाइड द ग्लोरी ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक वुमेन दिखती है जो एक बर्ड पे बैठी हुई है और आसपास आपको इसके कई सारे मशीन्स दिखते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग उस टाइम पीरियड को दर्शाता है जिसमें कई सारे जो इंडस्ट्रीज है डेवलप हो रहे थे और मशीन्स जो है डेवलप हो रहे थे। तो ये पेंटिंग इस चैप्टर में ये ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है कि देखिए इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही थी। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा कि बताइए द डॉन ऑफ द सेंचुरी कौन पब्लिश किया था, तो E.T. पॉल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। दूसरा जो पेंटिंग था अदर फोटो वॉज टू मैजिशियन पब्लिश्ड इन लैंड प्रिंटर्स, जो लैंड प्रिंटर द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। इसमें इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि अपर वाले स्लाइड में आपको एक अलादीन दिखता है जो ये डिनोट करता है ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट को, और जिसके लोअर वाले साइड में आपको दिख रहा होगा वर्कर दिख रहा होगा विथ मशीन के साथ इन देयर हैंड, ये डिनोट करता है ऑक्सीडेंटलिस्ट को। देखिए दोस्तों क्या है, ये जो टू मैजिशियन है इसमें आपको दिखेगा कि पहला ऊपर वाले स्लाइड में अलादीन क्या करता है कि जो हुकुम करके आका मेरे लोग अगर कुछ डिमांड करेंगे अलादीन तो उससे क्या करेगा, चिराग घिस देगा और कुछ भी मांग लेगा। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि जो वर्कर जो मशीन लिए खड़ा है अगर उससे कुछ डिमांड किया जाता है तो वर्कर क्या करेगा कि अपने मशीन को बैठाएगा, सेटअप करेगा और मशीन के थ्रू किसी भी चीज़ को वो बना के दे देगा। तो ये 2 कंपैरिजन करके दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि कैसे जो है इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं यूरोप में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या हुआ करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं इंडस्ट्रीज ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो केवल हाउस होल्ड तक ही लिमिटेड थी। यानी कोई ऐसा एरिया पर्टिकुलर नहीं डिसाइड था कि जहाँ पे वर्कर्स आएंगे और यहाँ पे बैठ के काम करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि जो भी प्रोडक्ट बनता था तो वो अपने घर घर से लोग बनाते थे और बाद में जो मर्चेंट हुआ करते थे बड़े बड़े वो क्या करते थे वहाँ से प्रोडक्ट को लेके और मार्केट में सप्लाई कर देते थे। तो उस फेज को बोला जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या है, बिफोर द अराइवल ऑफ मशीन देयर इज ऑल्सो सम कमर्शियल एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कह रहा है कि मशीन आने से पहले जो है इससे पहले भी कई सारे कमर्शियल एक्सचेंज यानी व्यापारिक जो है फेर बदल हुआ करता था और गुड्स का भी, वस्तुओं का भी प्रोडक्शन हुआ करता था इन अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री। स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज का मतलब यह है कि हाउस होल्ड
जो अपने अपने घर में लोग बनाया करते थे। विथ रन इन अ हाउस होल्ड विथ हैंडमेड। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, उस टाइम पीरियड में मशीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता था और केवल हाथों का इस्तेमाल करके उस कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाता था, और इसे हैंडमेड पीरियड भी कहते हैं। और ये सब कौन कंट्रोल करता था? कंट्रोल बाय मर्चेंट। जो बड़े बड़े मर्चेंट हुआ करते थे वो इसको कंट्रोल किया करते थे। कंट्रोल कैसे करते थे कि वर्कर को हायर करते थे, एडवांस देते थे, और एडवांस देने के बाद इस चीज़ को कहते थे वो प्रोडक्ट बना के दीजिए और वो मार्केट में सेल करेंगे। क्या प्रोसेस था? मर्चेंट मूव टू विलेज। मर्चेंट गांव में जाया करते थे। क्यों शहर में नहीं रहते थे? उसका रीज़न ये है कि शहर में कई सारे जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर हुआ करते थे, वो ऑलरेडी किंग या क्वीन से चार्टर परमिशन लेके अपना शहर में बिजनेस करते थे। लेकिन गांव में क्या होता था? ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, तो मर्चेंट गांव में जाया करते थे। गिव एडवांस टू पीजेंट एंड वर्कर। किसानों को काम, जो वर्कर हुआ करते थे, जो अलग अलग तरह के काम को करते थे, उनको पैसा देते थे एडवांस में। और वर्कर से क्या कहते थे? मेक गुड एंड मर्चेंट सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो गांव के वर्कर्स थे वो क्या करते थे? गुड्स को बनाते थे और बनाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों जो है वर्कर्स गांव के बनाते थे मर्चेंट्स के लिए कोई भी वस्तु? तो पहला ये हो सकता है इसका रीज़न कि मर्चेंट उनको पैसा दे दिया करते थे एडवांस। और दूसरा रीज़न ये था कि जो मर्चेंट थे वो एडवांस में पैसा देते थे, और सिटी में विलेजर्स के लिए या वर्कर के लिए जाना आसान नहीं था, क्योंकि क्या होता था, कई बार आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहती है। तो इस कारण वर्कर्स नहीं जा पाते थे सिटी में। इस वजह से वो सोचते थे चलो ठीक है, बैठे बैठाए गांव में ही काम मिल जा रहा है तो क्यों जाए। तो ये सारे रीज़न थे इस वजह से जो वर्कर मर्चेंट्स के लिए काम कर दिया करते थे। दूसरा इसमें बात करते हैं कि गिल्ड्स कौन होते हैं? GUILDS, गिल्ड्स। तो द पावरफुल अर्बन सोसाइटी एसोसिएशन एंड मर्चेंट दैट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड रेगुलेट प्राइजेस। वो पावरफुल एसोसिएशन जो प्राइजेस को, गुड्स के कंट्रोल किया करता था और प्रोडक्शन को कंट्रोल किया करता था, उस तरह के मर्चेंट और एसोसिएशन को बोला करते थे गिल्ड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं कि नंबर 2 टॉपिक, कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। यानी फैक्ट्रीज कैसे जो है भारत में या फिर यूरोप में आती हैं, एक एक करके समझते हैं। और व्हेन कॉटन प्रोडक्शन वाज बूम्ड, इट इज नॉट इजी फॉर वर्कर टू मेक क्लोथ्स वेरी फास्ट बाय देयर हैंड्स एंड इंक्रीज रॉ कॉटन इंपोर्ट इन 1787 इन यूरोपियन कंट्री। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब कॉटन का प्रोडक्शन जो है बूम कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वर्कर्स के लिए इजी नहीं हो पाता कि वो अपने हाथों से किसी भी प्रोडक्ट को काफ़ी तेज़ी से बनाए, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही थी काफ़ी तेज़ी से। लेकिन इतना वर्कर के पास, हैंड के पास इतना नहीं था व्यवस्था कि वो क्या कर सके, हाथ से बना बनाकर लोगों को दे सके। और दूसरी ओर यूरोपियन कंट्री में 1787 में जो रॉ कॉटन था उसका डिमांड बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो बढ़ गया तो जाहिर सी बात है, रखेंगे तो नहीं अपने घर में, उसको क्या करेंगे कि बनाएंगे, उसका एक मटेरियल फिनिश्ड गुड बनाएंगे जैसे कपड़ा वगैरह। देन ऑल प्रोडक्शन इन फैक्ट्री विदाउट एनी स्कैटर्ड प्लेसेस। तो अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा था, ये इसको फैक्ट्री लेवल पे लाने के ट्राई किया जाता है, और जो अलग अलग गांव में जो जगह थे उससे अच्छा है कि एक जगह एक सेटअप इंस्टॉल कर देते जहाँ पे ये सारे चीज़ें बनाया जा सके। और ये पॉसिबल तब हुआ जब फर्स्ट कॉटन मिल डिस्कवर्ड हुआ रिचर्ड आर्कराइट द्वारा। तो इसके बाद जो है क्या होता है कि फैक्ट्रीज आती हैं, लोग आते हैं एक जगह, और एक जगह आने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रीज चेंज। यानी ऐसा नहीं है इंडस्ट्रियल चेंज एक बार में जो हाउस होल्ड वर्कर्स थे या हाउस होल्ड जो प्रोडक्शन था उनको ख़त्म कर देता है, ऐसा नहीं है।
ये कई पार्ट में, ये कई फेज में होता है। जैसे पहला जो फेज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का या इंडस्ट्रीज का, उसका लीडिंग सेक्टर था कॉटन एंड स्टील आयरन। यानी कॉटन और स्टील इंडस्ट्री जो है सबसे पहले बूम करती है, और रीजन ये है क्योंकि इसका डिमांड काफ़ी उस टाइम ज़्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट फेज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज नॉट डिस्प्लेस इमीडिएटली। मैंने वही कहा, तुरंत ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो इससे पहले जो बना करती थी घरों में, जो गुड्स बना करते थे, वो तुरंत नहीं डिस्प्लेस हो जाते, उनको समय लगता है, कई कई बरस लग जाते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने में। नेक्स्ट, स्लो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक स्टीम इंजन डिस्कवर्ड बाय जेम्स वाट। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ट्रेडिंग एसोसिएशन हुआ करते थे, उनको ये बहुत डर लगता था अपना पैसा इन्वेस्ट करने में बड़े बड़े मशीनों में। क्योंकि इसका कारण ये था कि अगर मान लीजिए मशीन खराब हो जाए, टूट जाए, कोई उसको यूज़ करना जानता भी है कि नहीं, तो ये सारे रिस्क को लेके शुरुआत में लोग डरने लगे मशीन का इस्तेमाल करने से। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, लोग समझते गए, उसके बाद इसका यूज़ बढ़ते गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड लेबर एंड लाइफ ऑफ वर्कर्स। जो हैंड लेबर्स थे उनकी एकदम कमी नहीं थी मार्केट में, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज आने के बाद क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों को काम नहीं मिलता था, और काम ना मिलने की वजह से जो लेबर अपना दिहाड़ी लेते थे, वेजेस लेते थे, उनको ये क्या कर देते हैं, बहुत डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिस कारण लेबर की कंडीशन, वहाँ वर्कर्स की कंडीशन जो है खराब होती रहती है धीरे, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में कैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। द इंडियन टेक्सटाइल आर डोमिनेटेड ग्लोबल मार्केट, मेजर पोर्ट वर सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली। जो भारत की टेक्सटाइल थी, जो कॉटन का कपड़ा हुआ करता था, सिल्क का कपड़ा हुआ करता था, वो पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या था, उसका बोलबाला था, दबदबा था। और साथ ही साथ ये सब प्रोडक्शन कहाँ पे होता था और कहाँ से जाता था, तो कई सारे भारत में पोर्ट थे, जैसे सूरत बंदरगाह था, मसूलीपट्टनम था, हुगली जो बंगाल वाला रीजन है, तो यहाँ से प्रोडक्शन करके यहाँ से भारत से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था विदेश मार्केट में। लेकिन बट द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ इंडियाज हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो उससे क्या होता है, वो अब कई सारी पॉलिसीज़ को चेंज करके क्या करती है कि भारत का जो गुड्स था, प्रोडक्शन था, उसको डिक्लाइन कर देती है, कम कर देती है। और उसका अदर फैक्टर ये था कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के वजह से, मशीन्स डेवलप होने की वजह से, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी फाइन क्वालिटी का जो है टेक्सटाइल बनाया जा रहा था, जिस कारण, और सस्ता भी पड़ रहा था, जिस कारण क्या होता है कि जो इंडिया के मार्केट में जो डिमांड था इंडियन प्रोडक्ट का, वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अच्छे क्वालिटी का सस्ता रेट में टेक्सटाइल प्रोवाइड करा दे रहे थे, तो इस कारण उनका जो इंडिया का डिमांड है, वो इंडिया के टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कई सारे भारत में एंटरप्रेन्योर डेवलप होते हैं, जैसे द्वारका नाथ टैगोर, जो कि इन्वेस्ट करते हैं बंगाल में अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टर में। फिर जमशेदजी टाटा, जिनको आप सभी को पता है कि टाटा स्टील एंड इंडस्ट्रीज जो है जमशेदजी टाटा द्वारा इसी टाइम पीरियड में बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेठ हुकुमचंद सेटअप जूट मिल इन कलकत्ता। सेठ हुकुमचंद जो है कलकत्ता में जूट मिल सेटअप करते हैं, तो इसका मतलब है भारत में भी कुछ लेवल पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, और साथ ही साथ जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज था, जैसे कि टेक्सटाइल हाथों से बनता था, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो सब डिक्लाइन होते जा रहा था। लास्ट इसका टॉपिक पढ़ते हैं मार्केट फॉर गुड। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है तो एक मार्केट चाहिए, और मार्केट में बेचने के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो यूरोपियंस क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड कैलेंडर्स, लेबल्स मेड इन मैनचेस्टर
एंड इमेजेस ऑफ गॉड एंड टू मेक प्रोडक्ट अपीयर फैमिलियर टू इंडियन कंज्यूमर। यानी कि जो ब्रिटिश वो रहा करते थे ट्रेडर, अपने कोई भी प्रोडक्ट पे लेबल लगा दिया करते थे कि मेड इन मैनचेस्टर, यानी मैनचेस्टर एक जो यूरोप में जगह है वहाँ का बना हुआ है। लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कैलेंडर के ऊपर लेबल लगाया करते थे भगवान का या कोई भी गॉडेस का फोटो लगाया करते थे, जिससे इंडिया के कंज्यूमर को लगे कि ये तो भारत का, ये ठीक ही उसी तरह है जिस तरह आप देखेंगे कि किसी भी आज भी किसी भी प्रोडक्ट पे सलमान खान, शाहरुख खान का फोटो लग जाने से ये लगता है कि ये भारत के ही लोग हैं, ये भारत का ही प्रोडक्ट है। तो ये क्योंकि हमारे कंट्री के जो एक्टर एक्ट्रेस जो है इसको एडवर्टीज कर रहे हैं, तो इसी तरह का सेम अप्रोच अपनाया करते थे यूरोपियन। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो चैप्टर है एंड होता है, और हिस्ट्री का एक और लास्ट चैप्टर बचा है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद आपका पूरा हिस्ट्री का जो सेगमेंट है एसएसटी में क्लास 10th का वो खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।